Assalamu alaikum everyone. Welcome to Infomercial and Net Forum. In this video, we are going to solve a quiz on the topic called Bloom's taxonomy, which is, I believe, an important topic in every sort of a graduation program. For example, if I talk about bachelor's in science of nursing or in engineering or in commerce or in even arts as well, or BA, bachelor's of education as well. So it's related to making and categorizing education level. Like, in other words, I can explain you like, we are making learning objectives before we are proceeding to any of the topic जो हम क्लास में पढ़ाने वाले हैं. बहैसियत टीचर्स में बात कर रहा हूँ, ओके. और बहैसियत स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ, सो मोस्टली द प्रेजेंटेशन सेशंस आर गिवन टू यू कि आपने ये जो है वो टॉपिक सो एंड सो जो है वो आपने पढ़ाना है क्लास के सामने. सो उस टॉपिक को आप कैसे इवेल्युएट करोगे बीइंग अ टीचर या बीइंग अ प्रेजेंटर या बीइंग एन ऑरेटर, कि आप उस टॉपिक को कौन से डोमेन में रखोगे. लाइक किस किस्म का वो टॉपिक है, दिमागी है या एक्सरसाइजिंग टॉपिक है या इमोशनल टॉपिक है, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ टॉपिक इट इज. तो उसको कैटेगराइज करने के लिए बेंजामिन ब्लूम साहब ने 1956 में एक टेक्सोनॉमी या फिर एक कह सकते हैं कि एक पूरा एक प्लेटफॉर्म आपको क्रिएट करके दिया था, जिसमें हम बात करते हैं कि हाउ टू मेक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स व्हाइल यू आर टीचिंग टू योर स्टूडेंट्स. सो लेट्स प्रोसीड, बट आई विल टेल यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट इज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी. So, Bloom's taxonomy is a way to understand and categorize different levels of thinking and learning. It's like a staircase with 6 steps. आपको एक पूरा प्लेटफॉर्म, एक पूरा नक्शा खींच के दिया उसने कि आपका स्टूडेंट किस किस्म का होगा, आपका टॉपिक किस किस्म का है और आपने उसको किस तरीके से पढ़ाना है, और आपके ऑब्जेक्टिव्स पूरे होने चाहिए. और ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि उस बच्चे को या स्टूडेंट को जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उस पर महारत हासिल हो जाए. दैट इज कॉल्ड योर सिंपल ऑब्जेक्टिव. अगर मैं सिंपल वर्ड से बात करूं, इसके 6 स्टेप्स हैं किस तरीके से बच्चा सीखता है, पढ़ता है. तो वो है नंबर 1, रिमेम्बरिंग. दिस इज द फर्स्ट स्टेप वेयर यू रिकॉल फैक्ट्स और फिगर्स एंड आइडियाज जो आपके पास प्रायर नॉलेज है. फॉर एग्जाम्पल, अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप एक टीचर और आप एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप प्रेजेंटेशन स्किल्स पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को कि प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होता है और कितनी टाइप्स की प्रेजेंटेशंस होती हैं और क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं, क्या एलिमेंट्स होते हैं, ये तमाम तर चीजें, और आपने किस तरीके से प्रेजेंटेशन देनी होती है. सो आप तो पहले उससे पूछेंगे कि प्रेजेंटेशन होती क्या है बेटा, डू यू हैव एनी आइडिया, डू यू हैव एनी ओपिनियन, डू यू हैव एनी प्रायर नॉलेज. तो वो आपको बताएगा, तो वो सोचेगा, रिमेंबर करेगा, राइट. इसके बाद फिर आप अंडरस्टैंड करवाओगे उसको अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशंस एंड समराइज कर दोगे तमाम तर इंफॉर्मेशन को इन डेफिनेशन टाइप के. आप समझ लो, आप उसको डेफिनेशन के थ्रू जो है वो उस टॉपिक को समझाने की कोशिश कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड योर अंडरस्टैंडिंग. यानी कि आपका स्टूडेंट जो है वो अभी अंडरस्टैंडिंग लेवल पर है. थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आप अप्लाई भी करवाएंगे उसको. In step number 3, you use what you know to solve problems or do task. For example, आपने पहले अंडरस्टैंडिंग वाले टास्क में बता दिया डेफिनेशन क्या है, टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशंस क्या है. फिर आपने उसको अब यहाँ पे एलिमेंट्स बताए हैं कि क्या क्या चीजें आपने ऐड करनी होती है, ठीक है. और चीजें अगर नहीं ऐड करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी और फिर उसको किस तरीके से आप सॉल्व करोगे, या आपने प्रेजेंटेशन के एलिमेंट्स को किन किन चीजों को ऐड करना है, किन किन चीजों को डिलीट करना है, या आप उसको अप्लाई करवाएंगे, यानी कि अप्लाइंग वाले स्टेप में. देन नंबर 4 में आप एनालाइज करवाओगे उसको, वो खुद बैठ के करेगा कि डूज एंड डोंट्स आखिर होते क्या है प्रेजेंटेशन के. व्हाइल आई एम गिविंग प्रेजेंटेशन बिफोर ऑडियंस, what are the things that I should need to I need to care about, I need to take care about कि हाँ मुझे इस तरीके से हैंड जेस्चर्स रखने हैं, आई कांटेक्ट करना है, हाँ पेस फास्ट नहीं रखनी है, मुझे ज्यादा तेज नहीं बोलना, इररिलेवेंट नहीं बोलना है. दैट इज कॉल्ड. और ये सिर्फ बच्चे के एक पर्सनालिटी वाइज नहीं, बल्कि आप उसको प्रेजेंटेशन जो एक सॉफ्ट कॉपी के अंदर है, फॉर एग्जांपल पावर पॉइंट के ऊपर आप प्रेजेंटेशन बनाना सिखा रहे हैं, आप उस सूरत में भी उसको ये बताएंगे कि दीज आर द डूज एंड डोंट्स. कलर्स ज्यादा यूज नहीं करने, ज्यादा लंबे लंबे पैराग्राफ्स नहीं लिखने, एनिमेशंस कैसे ऐड करनी है आपने. दैट इज कॉल्ड एनालाइजिंग. देन 5th में आप इवेल्युएट करते हो, या फिर आपका स्टूडेंट इवेल्युएट करेगा. अगर वो उस चीज को जान गया है तो वो उसको इवेल्युएट करेगा, अपनी जजमेंट करेगा, यार हाँ वाकई में ये चीज ऐसे हो सकती है, तो क्या ये ऐसे नहीं हो सकती. सर आई हैव अ क्वेश्चन. सर अगर हम मतलब कि ऑडियंस को एक एक्टिविटी भी करवा दे बीच में, अब वो अपना ओपिनियन लेकर आएगा, वो जजमेंट करेगा इस चीज को कि यार हाउ शुड आई लाइक इवेल्युएट दिस थिंग एंड ऑल दैट.
ठीक है, दैट इज कॉल्ड. एंड देन द लास्ट थिंग इज create. Now he's the creator. Now he's putting all the parts together in new and creative ways, and now he will be rocking on the stage. That is called the whole 6 steps of Bloom's taxonomy. मैंने आपको बहुत ब्रीफली इसको पढ़ाया है. I'm really sorry because कि Bloom's taxonomy को इतना briefly नहीं पढ़ाया जा सकता, but I tried my absolute level best to make sure that you understand this thing, and I hope you have got this thing. Otherwise, I'll be providing some extra materials in the description box of this video, so you can go through that material as well for better understanding. So that's how I can say that Bloom's taxonomy helps teachers plan lessons. कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक लेसन पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ तो मेरे क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वो लेसन किस टाइप का है, मुझे कितने मिनट में पढ़ाना है, और कैसा मटेरियल हमने यूज करना है, ये तमाम तर चीजें आपको कौन सिखाता है? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी सिखाता है. सो दिस इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फ्रॉम रिमेम्बरिंग बेसिक फैक्ट्स टू क्रिटिकली थिंकिंग and then creatively about like things. Okay, that is called. ये आपके पास एक नक्शा उसने दिया है बेंजामिन ब्लूम साहब ने, कि पहला स्टेप होता है रिमेंबर. उसमें आप ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं रिकॉल फैक्ट्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्या लिखा हुआ है? डिफाइन, डुप्लीकेट, लिस्ट, मेमोराइज, रिपीट, स्टेट, ये तमाम तर चीजें. एंड देन अंडरस्टैंड के अंदर आप वर्ड अंडरस्टैंड नहीं यूज कर सकते, बट यू कैन यूज क्लासिफाई, डिस्क्राइब, डिस्कस. अब उसको समझ में आ गया तो वो डिस्कस करने के काबिल हो जाएगा, और अगर उसको समझ में आ गया तो फिर वो आइडेंटिफाई करने के भी काबिल हो जाएगा, रिकॉग्नाइज करने के भी काबिल हो जाएगा. एंड देन अप्लाई तो एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूट द प्लान, इंप्लीमेंट करेगा वो, यूज करेगा, सॉल्व करेगा, डिमॉन्स्ट्रेट करेगा वो, राइट. एंड देन एनालाइज करेगा, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंशिएट करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा उन चीजों को. अच्छा ये चीज ऐसे हो सकती है तो फिर ये ऐसे भी हो सकती है, दैट्स कॉल्ड एनालाइजिंग. ओके, इवेल्युएट करेगा, फॉर एग्जाम्पल उसमें आर्ग्यू करेगा वो, अब उसको समझ में आ गया है तो अब उसकी अपनी एक राय भी निकल के सामने आएगी. दैट इज कॉल्ड द इवेल्युएटिंग पावर ऑफ हिम. ओके, एंड देन लास्ट जो है, अगर उसको कंप्लीट ये तमाम तर चीजें हो गई हैं तो फिर वो खुद करने के काबिल भी हो गया है. इन शॉर्ट, डेवलप, असेंबल, कंस्ट्रक्ट, डिजाइन, इन्वेस्टिगेट, फॉर्मुलेट, ये तमाम तर वर्ड्स वो यूज करेगा. ये वर्ड्स जो है वो रिवाइज भी हुए हैं, और वो वाले जो वर्ड्स की जो लिस्ट है, रिवाइज वर्ड्स की जो लिस्ट है, आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इंशाल्लाह. ओके, यू जस्ट हैव टू क्लिक इट एंड देन यू कैन डाउनलोड द रिवाइज वर्ड्स. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसके बगैर तो मैं आगे चल ही नहीं सकता क्विज की तरफ. अफेक्टिव डोमेन क्या होता है? 3 डोमेन्स हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंदर. अफेक्टिव डोमेन इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं आपसे तो इमोशंस और एटीट्यूड से ताल्लुक रखता है, आपके बिहेवियर से ताल्लुक रखता है कि किस लेसन को, किस टॉपिक को आप इमोशनली अपने साथ कितना कनेक्ट कर पाते हैं, और उसमें फिर आप अपना एटीट्यूड कैसे बदलते हैं, और बिहेवियर. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल, सो वी कैन कंसिडर दिस एग्जाम्पल एज लाइक सिविल राइट्स मूवमेंट का एक टॉपिक है. ठीक है जी, आप पढ़ा रहे हैं अपनी क्लास के अंदर, तो लेवल तो यहाँ पे रिसीविंग आ रहा है, जाहिर सी बात है. ओके, तो अब सिनेरियो क्या है, आपने क्या दिया है? इन अ हाई स्कूल history class, the teacher introduces the topic of civil rights movement, and then the students are shown photographs and of protest marches and significant events from that era. Okay, तो अब students जो है वो आज की जिंदगी से इसको कितना ज्यादा रिलेट करेगा, कितना ज्यादा वो इंसानी हुकूक को समझेगा, कितना ज्यादा उसके हार्ट को टच करेंगे, और वो किस तरीके से अपना बिहेवियर पे बदलेगा कि यार हाँ यार, सिविल राइट्स जो है वो वाकई में इंसानी हुकूक है, और हमें लाइक फ्रीडम का एक हक है, हमें बोलने का एक हक है, हमें जो है वो हमारी वर्शिप जो रिलीजन हमें बताता है उसकी वर्शिप करने का हक है. दिस इज नॉट द स्टेट ऑफ बिजनेस एज कायद-ए-आज़म मोहम्मद सेड दैट टू क्वेश्चन योर रिलीजन. यही कहा था ना उन्होंने कि हम एक इंडिपेंडेंट जो है ना वो मुल्क तैयार कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं जी? ताकि आप अपने मजहब की वर्शिप, ताकि आप अपना कल्चर, ताकि आप अपनी लैंग्वेज आसानी से, आजादी से उसको यूज कर सकें. दैट इज कॉल्ड कि उस बच्चे ने इसको कितना इमोशनली अपने साथ अटैच किया, कनेक्ट किया. बेसिकली दैट इज कॉल्ड द अफेक्टिव डोमेन. ठीक है जी. एंड देन यू हैव कॉग्निटिव डोमेन. कॉग्निटिव डोमेन के अंदर क्या होता है जी? कॉग्निटिव डोमेन जो है वो फोकस करता है इंटेलेक्चुअल थिंकिंग प्रोसेसेस को, यानी कि ब्रेन,
दिमागी काम उसके अंदर, दिमागी लेसन होता है, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू लेवल्स लाइक रिमेंबर, तो वो रिकॉल करेगा अपने दिमाग से, फिर उसको समझेगा, फिर इसके बाद उसको अप्लाई करेगा, फिर एनालाइज करेगा, फिर इवेल्युएट करेगा, फिर क्रिएट करेगा। तो ये तमाम तर चीजें जो है वो सिर्फ और सिर्फ थिंक, अंडरस्टैंड से काम चल रहा है। कॉग्निटिव डोमेन है, ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है। कॉग्निटिव स्किल्स भी होता है। हैव एन एग्जांपल ऑफ दिस, फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा होगा, आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा। लेवल क्या है इसके अंदर? एनालाइजिंग है, वो एनालाइज कर रहा है जी। क्या एनालाइज कर रहा है? सिनेरियो क्या दिया हुआ है? बायोलॉजी की क्लास हो रही है और स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स कन्वर्ट सनलाइट इनटू एनर्जी। तो ये जो एक पूरा का पूरा सिनेरियो बच्चों को दिया हुआ है, इसमें कोई इमोशंस तो नहीं है जनाब, इसके अंदर कोई एटीट्यूड वाली तो बात है नहीं। ये तो समझने वाला काम है कि किस तरीके से प्लांट्स जो है वो सनलाइट को कन्वर्ट कर रहे हैं एनर्जी के अंदर। दैट्स सिंपल। सो ये हमारा कॉग्निटिव स्किल के अंदर आ जाता है, कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आ जाता है, ठीक है जी। स्टूडेंट क्या करेगा? डायग्राम को देखेगा, समझेगा, उसको आइडेंटिफाई करेगा, एक्सप्लेन करेगा स्टेजेस को, डिफरेंट टाइप की जो उसमें यूज हुई है मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करेगा, और फिर इसके बाद वो एट द एंड क्रिएट करने के काबिल भी हो जाएगा। अब जब वो क्रिएट करने के काबिल हुआ है, सो माय डियर व्यूअर्स, साइकोमोटर डोमेन आ गया, तीसरा वाला, लास्ट वाला, साइकोमोटर। ये ब्रेन से रिलेटेड है, लेकिन 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 इसके अंदर आपकी अपनी मूवमेंट है, फिजिकल मूवमेंट है, आपकी एक्शंस अब शो होते हैं, प्रैक्टिकल इन शॉर्ट। तो कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर जो है ना वो, और अफेक्टिव डोमेन के अंदर थ्योरी चल रहा था, और इसके अंदर जो है ना वो अब प्रैक्टिकल आ गया है साइकोमोटर के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने इंजेक्शन कैसे लगाते हैं ये तो आपने सीख लिया, थ्योरी सीख लिया आपने, ठीक है। वेन्स को भी आपने देख लिया, मसल्स के ऊपर बात भी कर ली, बोन्स के ऊपर बात कर ली, उनके फंक्शंस के ऊपर बात कर ली, तमाम तरह चीजें। नाउ इफ यू आर प्रैक्टिसिंग ऑन योर इंजेक्शन, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये साइकोमोटर डोमेन के अंदर आपका लेसन जो है वो तब्दील हो चुका है। दैट इंक्लूड्स योर कोऑर्डिनेशन, मसल मेमोरी एंड मोटर स्किल्स, राइट। एंड व्हाट इट इज इन शॉर्ट, manipulating objects, moving, grasping and performing physical task। अब आप उसको फिजिकली उसको परफॉर्म कर रहे हैं अपने क्लास में या फिर अपने हॉस्पिटल में। फॉर एग्जाम्पल हमने बिजनेस के बारे में कितना पढ़ा है ना, कॉमर्स के स्टूडेंट्स आप सोचोगे, इंजीनियरिंग वाले सोचोगे कितनी ज्यादा हम लोग थ्योरीज पढ़ चुके हैं मशीनरीज के ऊपर एंड ऑल दैट। अब जब सामने गए तो मशीन है सामने, अब तो परफॉर्म करके दिखाना है। दैट इज कॉल्ड योर साइकोमोटर डोमेन, जो कि अक्सर बेशतर लैब, हमारी जो कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की जो लैब्स होती हैं उनके अंदर जो काम हो रहा होता है, दैट्स कॉल्ड साइकोमोटर डोमेन। हैव एन एग्जांपल, आर्ट, पेंटिंग टेक्निक्स बताई जा रही है, क्रिएटिंग है, जाहिर सी बात है, बच्चा डायरेक्ट क्रिएट कर रहा है, अब तो वो कर रहा है उस काम को। सो दैट्स कॉल्ड यू आर टीचिंग ब्लेंडिंग कलर्स कैसे करते हो, और कलर्स की टेक्निक्स क्या होती हैं, कलर बाहर नहीं निकलना चाहिए बेटा, ऐसे नहीं करे, ऐसे करे। क्रिएटिंग टेक्सचर्स एंड ब्रिंगिंग आइडियाज इनटू द माइंड एंड ऑल दैट, और फिर उसको पेपर के ऊपर आपने बजाइरी करके दिखाना है। दैट इज कॉल्ड तारे जमीन पे मूवी जो है, उसके जो लास्ट सीन है, जो कॉम्पिटिशन हो रहा था कलर्स का, वो साइकोमोटर डोमेन था। बस आप इससे याद रखिए, ओके। एंड नाउ लेट्स गो फॉर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ये स्मार्ट होने चाहिए। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ने कहा कि स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए आपके। हाउ योर लाइक दिस इज एन एक्रोनिम बेसिकली, ये एक्रोनिम यूज हुआ है। आपके जो टॉपिक्स है वो स्पेसिफिक होने चाहिए, एज फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रेलिवेंट होने चाहिए, एंड देन टाइम बाउंड भी होने चाहिए। ये तमाम तर चीजें आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर लाजमी होनी चाहिए। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड, दैट इज कॉल्ड, ओके। नाउ लेट्स गो फॉर द क्विज। नंबर 1 क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ बेंजामिन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी? बेंजामिन ब्लूम्स की जो टैक्सोनॉमी है उसका बेसिक पर्पस क्या है, उसका बेसिक फोकस क्या है, किस चीज के ऊपर फोकस कर रहा है? इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट बिहेवियर? नहीं, ये तो लर्निंग से रिलेटेड है, स्टूडेंट बिहेवियर से रिलेटेड तो ही ना है। वो तो उसके अंदर एक डोमेन है वो जो कि चेंज कर देता है बिहेवियर को, दैट्स इट। लेकिन ये पूरा का पूरा प्राइमरी फोकस वो बिहेवियर के ऊपर नहीं है। बी ऑप्शन, मेजरिंग कॉग्निटिव स्किल्स, लेट्स सी, असेसिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, बिल्कुल भी नहीं। इमोशनल तो उसका एक छोटा सा पार्ट है बस, वो पूरा का पूरा इमोशनल थोड़ी ना है भाई। डी, ऑब्जर्विंग फिजिकल डेवलपमेंट, नहीं जी, फिजिकल डेवलपमेंट भी उसका एक पार्ट है, वो पूरा नहीं है। हाँ जी, हम कह सकते हैं मेजरिंग कॉग्निटिव स्किल्स,
आप बच्चे के लर्निंग स्किल्स के ऊपर बात कर रहे हो कि किस तरीके से क्या चीज को सिखाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है, अप्लाई करवाया जा सकता है. That is called that's something that you are doing in your Bloom's taxonomy, जो कि आपको एक्चुअली गाइड किया गया है बेंजामिन ब्लूम्स की तरफ से. अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव स्किल अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. जनाब आपसे ये पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट लेवल कौन सा है. हमने वो ट्राइंगल देखा था ना, वो बेसिकली ऊपर से स्टार्ट नहीं होता, वो नीचे से स्टार्ट होता है, रिमेंबर से, और वो जाता है जाता 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 क्रिएट के ऊपर रुकता है. सो दैट्स कॉल्ड क्रिएटिंग इज द हाईएस्ट लेवल. रिमेंबर करते हो, फिर इसके बाद एक अलग प्रोसेस है, फिर 6 स्टेप्स है ना टोटल, लास्ट वाला क्रिएटिंग है. That is called. And then which domain of Bloom's taxonomy involves the use of logical reasoning and critical thinking? अब मेरी एक बात गौर से सुनिएगा. आपके जो डोमेन्स हैं, अफेक्टिव डोमेन है, दूसरा साइकोमोटर है, फिर आपका एक जो है वो कॉग्निटिव स्किल्स, कॉग्निटिव डोमेन है. तो इन तीनों डोमेन्स में से आप मुझे बताइए कि क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग किस में आता है. और वैसे थिंकिंग की बात हो रही है, तो आप जहां से सोच रहे हैं वही तो डोमेन है, ब्रेन. ब्रेन से आप सोच रहे हैं ना, तो ब्रेन का दूसरा नाम कॉग्निटिव हुआ, कॉग्निटिव डोमेन है ये, राइट. ऑलवेज रिमेंबर दिस. इस तरीके से इस तरह के एमसीक्यूज को आपने सॉल्व करना है कि कौन से डोमेन की बात हो रही है और फिर एग्जांपल क्या दी हुई है, कौन से यूज कर रहे हैं हम. सो थिंकिंग स्किल्स को हम यूज कर रहे हैं, ब्रेन से हो रहे हैं, ब्रेन जो है वो कॉग्निटिव का काम है, ठीक है. विच लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स इन वंस ओन वर्ड्स. जब बच्चा सीख कर अपने वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करने के काबिल हो गया है अब, या अपने ओपिनियंस को, अपने सजेशंस को, अपने आइडियाज को शेयर करने लगा है, तो वो कौन सा लेवल होगा उसका, वो कौन सी एबिलिटी होगी. अंडरस्टैंडिंग. अभी तक वो क्या अंडरस्टैंडिंग में है? नहीं. अप्लाइंग में हो गया है वो, या फिर एनालाइजिंग में हो गया है. मुझे तो एनालाइजिंग सही लग रहा है. या फिर वो अभी तक रिमेंबरिंग यानी कि फर्स्ट में बैठा हुआ है. फर्स्ट में तो सवाल ही नहीं पैदा होता, अंडरस्टैंडिंग में भी नहीं होता, और अप्लाई तो वो भी कर नहीं रहा, वो तो सिर्फ आपको अपने वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन कर रहा है. तो इसका मतलब वो एनालाइज कर रहा है. दैट्स कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग. यस, सॉरी, रियली सॉरी. एबिलिटी टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स इन वंस ओन वर्ड्स. जब वो समझ गया है, ये सेकंड लेवल है, ठीक है. ये जब समझ गया है तो फिर अब वो आपको अपने वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन कर रहा है. एनालाइजिंग, सॉरी, वो उस सूरत में होता जब वो उसमें जजमेंट्स या फिर इवैल्यूएशन करने लग जाता. दैट्स कॉल्ड, वो एनालाइज कर रहा होता उस सूरत में, ठीक है. और अप्लाइंग तो फिर वो एक बात का प्रोसेस है. सो ओवर हियर अंडरस्टैंडिंग इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज कि उसकी एबिलिटी आ गई है, अब वो कॉन्सेप्ट्स को वो अपने वर्ड्स के अंदर समझ चुका है, तो फिर वो आपको समझाने की कोशिश भी कर रहा है. Which domain of Bloom's taxonomy is related to attitudes, values and emotions? आंख बंद करके मैं कह सकता हूं अफेक्टिव डोमेन इज द राइट आंसर ओवर हियर. क्यों? क्योंकि अफेक्टिव डोमेन के अंदर ही इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज आ रहे होते हैं, बिहेवियर आ रहा होता है. ओके जी. देन यू हैव व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. क्या मेन पर्पस है? वो तो प्राइमरी फोकस था, और अब मेन पर्पस आपसे पूछ रहे हैं. टू कैटेगराइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की तो बात ही नहीं हुई है, इसके अंदर लर्निंग की बात हो रही है. टू क्लासिफाई एकेडमिक सब्जेक्ट्स, नहीं, सब्जेक्ट्स के ऊपर नहीं, एक सब्जेक्ट के ऊपर बात हो रही है और उसके करिकुलम के ऊपर बात हो रही है, बेसिकली उसकी लर्निंग के ऊपर. सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर बात नहीं होती इसमें. टू फैसिलिटेट करिकुलम डिजाइन एंड असेसमेंट. हाँ जी, ये थोड़ा बहुत मुझे सही लग रहा है, क्योंकि करिकुलम डिजाइन, करिकुलम आप अपने कोर्स का उठा के देख लीजिए, सबसे पहले जो है वो आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं किसी भी टॉपिक के हवाले से, ठीक है. टू रैंक स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज, नो, ये तो बाद में टीचर खुद ही कर लेता है. The C is the right option over here, to facilitate curriculum design and assessment. Then you have, in which level of Bloom's taxonomy do tasks involve breaking down an information into parts? अब वो जो है ना, वो अमल वाला प्रोसेस वो कब होता है, ये बताइए आप मुझे. अमल वाला प्रोसेस जो है वो कब हो रहा होता है? ब्रेकिंग डाउन इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स. तो मेरा ख्याल है अब मैं यहाँ पर सही होऊंगा, जो कि मैं पहले सही नहीं था. आई एम रियली सॉरी, बट नाउ आई वुड बी, आई थिंक, करेक्ट. That's called analyzing. Analyzing में फिर आप उस इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करते हो, उसमें अपने आइडियाज शेयर करते हो, ओपिनियंस शेयर करते हो, तो आपका प्रोसेस होता है एनालाइजिंग वाला, ठीक है, इस सूरत में. Then you have which domain of Bloom's taxonomy is concerned with physical skills and coordination. अब आपका जो है वो फिजिकल स्किल्स आ रहे हैं, यानी कि लैब की एग्जांपल दी थी मैंने आपको. तो लैब में कौन सा होता है डोमेन?
साइकोमोटर। अब आप करके दिखा रहे हो, अब आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो, ना सिर्फ अपने दिमाग से सोच रहे हो बल्कि अपने हाथों से करके भी दिखा रहे हो। दैट इज कॉल्ड साइकोमोटर। ओके जी। Then you have, which of the following verbs is most closely associated with the analyzing level of Bloom's taxonomy? जब आप एनालाइज करते हो, जैसे मैंने अभी आपसे बात की थी कि आप उसमें जो है ना वो जजमेंट कर रहे होते हो और आप जो है ना उसमें अपने आइडियाज को शेयर कर रहे होते हो, अगर ऐसा हो सकता है तो ये वैसा भी हो सकता है, तो वो फिर उसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे while you are making your learning objectives? So आप क्या बोलेंगे? By the end of this session, students will be able to define? नहीं, अब तो वो एनालाइजिंग कर रहा है ना, तो डिफाइन कैसे करेगा? वो तो पहला वाला लेवल था। अप्लाई, मेरा नहीं ख्याल है। कंपेयर, समवॉट, इट इज मे बी। डी, रिमेंबर, रिमेंबर नहीं, रिमेंबर इज एक्चुअली नॉट इवन द वर्ड। और मैं इस जो रिवाइज वर्ड्स हैं, तमाम तर वर्ब्स जो है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर। डू चेक देम आउट, क्योंकि इफ यू आर गोइंग टू हैव योर एग्जाम तो फिर तो वो रिवाइज वाले ही आपसे वर्ड्स पूछेंगे। सो कंपेयर इज राइट ऑप्शन ओवर हियर। एनालाइज करोगे तो फिर कंपैरिजन करने के काबिल हो जाओगे आप। And then you have the acronym used in Bloom's taxonomy, SMART. So what A stands for? A, SMART के अंदर क्या stand for करता है? क्या उसके क्या एक वर्ड आता है उसके अंदर? Achievable होता है, attainable होता है, applicable होता है, या फिर articulate होता है? Very simple. Achievable. SMART. Specific, measurable, achievable, realistic, time bound. Okay. So we have this one. Bloom's taxonomy categorizes learning into different levels of cognitive complexity. तो फिर आप मुझे बताइए कि which of the following is not one of the cognitive levels in Bloom's taxonomy? वो जो 6 स्टेप्स की हमने बात की थी, तो उसमें जो है वो उन कैटेगरी के अंदर कौन सा वाला ऐसा वर्ड है जो यहाँ पर है तो वो गलत है? लाइक रिमेम्बरिंग है, हाँ जी बिल्कुल है, तो इसको टिक मत करना। इमेजिनिंग था, नहीं था। अंडरस्टैंडिंग था, बिल्कुल था। अप्लाइंग था, बिल्कुल था। तो इमेजिनिंग नहीं था और गलत है, इमेजिनिंग नहीं होता उसके अंदर, बाकी ये तीनों के तीनों होते हैं, तो हमने इमेजिनिंग को टिक करना है। Okay जी, so that was the quiz and brief introduction about the Bloom's taxonomy. I hope this was informative for you, and if you have any sort of question, feel free to ask me in the comment section below. Thank you so much. Like this video, share it with your friends and colleagues, and subscribe to Infomercial. Thank you very much.